हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे थे कक्षा 8 जो बोर्ड परीक्षा है 2022 में लगने वाली है उसके मॉडल पेपर। तो गणित के 4 मॉडल पेपर दोस्तों अपन ने हल कर लिए थे। आज अपन देख रहे हैं 5वां मॉडल पेपर। तो दोस्तों पीछे वाले मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी मॉडल पेपर का, जिसमें विज्ञान के और अन्य विषय के भी हैं। वहाँ आप सब मॉडल पेपर देख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 8 की गणित भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो सिस्टमेटिक मिल जाएंगे और पीडीएफ वगैरह भी उपलब्ध हो जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों 5वां मॉडल पेपर। तो दोस्तों 2.5 घंटे का होता है और पेपर और 80 का पूर्णांक रहेगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, संख्या -7/19 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। यानी -7/19 है तो योज्य प्रतिलोम में मैंने बताया था कि योग आपको याद रखना है। योग यानी जोड़, तो जोड़ का बाकी कर देना और बाकी का जोड़ कर देना। तो ये बाकी का है यानी माइनस का है, तो प्लस है 7/19 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न दोस्तों, 7x - 9 = 16 है, समीकरण हल कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसको अपन समीकरण को हल कर लेंगे। देखो यहाँ करके दिखाता हूँ। 7x - 9 बराबर कितना है 16। तो 7x बराबर क्या होगा दोस्तों 16, और ये इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 7x बराबर कितना हुआ 16 में 9 जोड़े 25, और x बराबर क्या आएगा दोस्तों 25, और 7 इधर गुणा में तो भाग, तो x बराबर 25/7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, परिमेय संख्या किसके लिए संवर्त गुण धर्म का पालन नहीं करती है। यानी कौन से जो जोड़ बाकी गुणा भाग में कौन सा है जिसके अंदर संवर्त गुण धर्म का पालन नहीं होता। अब संवर्त गुण धर्म आपको नहीं आता है तो आप प्रश्नावली पढ़ लीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएगी। और इसके लिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि संवर्त गुण धर्म वो होता है जिसके अंदर अगर दो परिमेय संख्याओं को अपन जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या आती है, तो संवर्त गुण धर्म है। दोनों परिमेय संख्याओं को बाकी करते हैं तो अगर परिमेय संख्या आती है तो व्यकलन के लिए संवर्त गुण धर्म है, और गुणा के लिए भी ऐसा ही है, और भाग के लिए है। तो वो भाग दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए भाग के लिए संवर्त गुण धर्म का पालन नहीं करते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों प्रश्नावली पढ़नी पड़ेगी, आप यहाँ डायरेक्ट याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि समांतर चतुर्भुज के में सम्मुख भुजाएं होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन सभी कोण बराबर नहीं हो वो है चतुर्भुज है। यानी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है तो चारों भुजाएं अपने पास दो पर ही होती है, एक तो वर्ग पर होती है चारों भुजाएं बराबर, और एक समचतुर्भुज पे होती है। अब इसमें क्या विशेषता, वर्ग के चारों कोण 90-90 के यानी बराबर होते हैं, इसके आमने सामने के बराबर होते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे समचतुर्भुज कोण बराबर नहीं है, भुजाएं बराबर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, चित्त और पटा यानी हेड और टेल। तो सिक्के का जहां भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आंख बंद करके 1/2 आपको आंसर टिक कर देना है, क्योंकि चित्त की प्रायिकता भी 1/2 होगी और पट की प्रायिकता भी 1/2 होगी। यानी हेड और टेल दोनों की प्रायिकता 1/2 ही होगी। आपको ये डायरेक्ट याद ही कर लेना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग संख्या में दहाई का अंक 6 आता है। यानी किसका वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, तो 6 नहीं आ रहा। 3 का वर्ग में 9 नहीं आ रहा। 4 का वर्ग में 16, तो 16 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों 6, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 4। क्योंकि और 5 के में दोस्तों देख लो दोस्तों 25 में इकाई का अंक क्या होता है 5, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां, 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या है। यानी ऐसी इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन संख्या है, यानी किसी का घन है। तो आप इसका घनमूल निकाल के देखेंगे तो घनमूल सिर्फ 729 का ही निकलता है और यह पूर्ण घन संख्या होगी। इसके अलावा आप निकाल के भी देख सकते हैं पूर्ण घनमूल कैसे निकालते हैं 729। अब इसके अंदर अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखो दोस्तों विषम संख्या है तो 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं, बाकी इनको जोड़ते हैं। देखो 7 और 2 9 9 18, 18 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 2 6 और 6 12 और 3 3 9। इसमें वापस दोस्तों अगर अपन इसको आगे करेंगे तो ये इसका घनमूल आपको घनमूल बताया हुआ है, इससे आप डायरेक्ट घनमूल निकाल सकते हैं। इसका पूरा घनमूल आएगा तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 729 ही है जिसके अंदर आप घनमूल निकाल सकते हैं। इसका आगे भी आप कर सकते हैं। देखो दोस्तों कितना हुआ 6 2 8 और 8 और 3 कितना हुआ 11 हुआ। इस तरह से आप इसका पूरा घनमूल निकाल के 3 के जोड़े आप बना सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अगला प्रश्न है दोस्तों, एक दुकानदार रुपए 2400 की वस्तु खरीदता है और रुपए 2460 में बेचता है, तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? तो कितने 2460 में बेचा, 2400 में खरीदा, तो आप 2460 से 2400 घटा दोगे तो दोस्तों कितना आएगा? 60 रुपये का लाभ आएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या 71 की वर्ग संख्या होती है, यानी 71 का वर्ग क्या होता है? 71 का वर्ग होता है यानी 71 गुणा 71, तो आप इसको गुणा करोगे तो आएगा दोस्तों 5041, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या 3 की घात -2 का मान होगा, यानी 3 की घात -2। अब देखो इसको करते हैं। अब घात को प्लस में करने के लिए अपन अंश वाला है उसको हर में कर देते हैं, तो 3 की घात 2। अब देखो 1/3 की घात 2। अब देखो इसके अंदर 1 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3, तो 1 3 गुणा 3 है 9, यानी 1/9 इसका आंसर सही होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी निर्देशांक तल में किसी बिंदु की एक्स से लंबवत दूरी क्या होती है? यानी एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी दोस्तों? एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी दोस्तों? कोटि होगी। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और वाई अक्ष से दूरी होगी वो क्या होगी? भुज होगी। ये आपको रट लेनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक पासे में कितने फलक होते हैं? तो आपको याद रखना है एक पासे के अंदर 6 फलक होते हैं। सांप-सीढ़ी वाला पासा होता है ना, उसमें 1 से 6 संख्या होती है, तो इसका हो गया 6 आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, गुणनखंड x² - 2xy + y² का मान होगा। तो ये सर्वसमीका आपको मैंने बताई थी कि x - y का होल स्क्वायर होता है, उसके बराबर ये मान आता है, तो x - y का होल स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त करने के लिए कुल मापों की आवश्यकता होती है। तो चतुर्भुज प्राप्त करने के लिए अपन को 4 मापों की आवश्यकता होता है। चारों भुजाएं भी हो सकती है, 3 भुजाएं, 1 कोण भी हो सकता है, और 2 भुजाएं 2 कोण भी हो सकते हैं। तो अपन को 4 चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो हो गए। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो अपन रिक्त स्थान करने वाले हैं। तो पहला रिक्त स्थान है दोस्तों, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि समवर्त गुण धर्म का पालन करता है गुणा में। अगला है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान 2 भागों में बांटते हैं। इसके अलावा अगला है दोस्तों, 729 का वर्गमूल कितना होगा? तो 729 का वर्गमूल होगा दोस्तों 27। आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं और भाग विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। आयत एक खालिस्तान चतुर्भुज है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी सम्मुख भुजा ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। तो आयत में भी तो ऐसा ही होता है, ये बराबर भुजा इसके होती है, ये इसके होती है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो दोस्तों, किसी संख्या का 4 गुणा होने पर उस संख्या में खालिस्तान प्रतिशत वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत वृद्धि होती है 4 गुणा होने में? जैसे मैं 100 लेता हूँ और 100 का मैं 4 गुणा कर देता हूँ, तो कितना हुआ दोस्तों? 400 हो गया। तो 100 से 400 हो गया, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? 400% वृद्धि इसकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो गए। अब देखो अगला प्रश्न है, 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यानी 2 पूर्ण संख्या लेनी है। प्रश्न को ध्यान से समझना है, समझते ही अगर समझ में आ गया तो उत्तर आ जाएगा। 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यानी मैं मान लूं एक पूर्ण संख्या x, तो दूसरी क्या हो जाएगी? x + 66। क्यों? क्योंकि दोनों का अंतर 66 है, तो एक तो 66 तो अधिक है ही, कोई सी भी एक, तो एक x मान ली तो दूसरी हो गई x + 66। अब इतना कर लिया। अब इसके बाद देखो दोस्तों, इसके बाद अपन देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं। देखो मैंने लिखा, माना प्रथम पूर्ण संख्या x, दोनों पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है? 66। अतः द्वितीय पूर्ण संख्या हो जाएगी दोस्तों x + 66। अब इसने दिया है कि दोनों जो पूर्ण, उनमें यदि उनमें 2:5 का अनुपात है, तो दोनों पूर्ण संख्याओं का अनुपात 2:5 है। अब अपन क्या करेंगे, इनका जो अपन ने माना है x और x + 66 का अनुपात, और अनुपात कर देंगे 2:5। तो देखो दोस्तों मैंने लिख दिया अनुपात समानुपात के नियम के अनुसार x अनुपात x + 66 समानुपात 2:5। ये लाइन आपको समझनी है। ये लाइन समझ में आ गई तो सवाल हो गया। यानी अपन ने जो माना है उसका अनुपात समानुपात में होगा जो दे रखा है उसके अनुपात में। ठीक है। आप देखो x छोटा है क्योंकि x + 66 बड़ा है, तो मैंने 2 पहले लिया है और 5 बाद में लिया है, तो इसमें छोटे वाले से छोटा, बड़े से बड़ा। अब देखो, अब इसमें समानुपात में क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल। तो बाह्य पद क्या है 5 और x और 5 है, तो मैंने लिख दिया 5 × x। अंतः पद क्या है 2 और x + 16, तो 2 × x + 66, सॉरी 16 नहीं 66।
अभी समीकरण को हल कर लेते हैं। 5 को x से गुणा किया 5x, 2 को x से गुणा किया 2x, प्लस 2 को 66 से गुणा किया 132। अब देखो दोस्तों 2x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 3x, 3x बराबर 132 और x बराबर 132/3, क्योंकि इधर गुणा में तो इधर भाग में। 132 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 44। तो अतः प्रथम पूर्ण संख्या अपन ने क्या मानी थी x, तो x बराबर कितना आ रहा है 44, तो कितना हो जाएगा प्रथम पूर्ण संख्या 44 हो जाएगी। और द्वितीय पूर्ण संख्या कितनी थी x + 66, तो x का मान 44 और 44 और 66 जोड़ेंगे तो 110 इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी 44 और 110 वो संख्याएं होंगी दोस्तों। अब देखते हैं अगला चौथा प्रश्न। देखो दोस्तों, निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए, यानी x जो ये कोण है इसका माप आपको ज्ञात करना है। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, अपन को ये देखना है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, याद कर लेना है। त्रिभुज का कितना होता है, बार बार बता रहा हूँ 180, चतुर्भुज का कितना होता है 360, पंचभुज का कितना होता है 540। अब आपको 3 से 3 भुजाओं से छोटी तो बंद आकृति बनती ही नहीं है, 2 भुजाओं में तो बनती नहीं है, तो 18 से शुरू करना है। देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौक 72, 18 पंजी 90, एक एक जीरो लगा देना, 0 0 0 0 0, 3 से शुरू करना त्रिभुज से, 3 4 5 6 7। अब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180, चतुर्भुज के 360, पंचभुज के 540, षटभुज के 720, सप्तभुज का 900। तो आप इसका आराम से इस तरह से आप याद रख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, समझ ले। अब देखो दोस्तों, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग जब 360 होता है, एक कोण 60 है उसमें, दूसरा 70 है, तीसरा अक्ष है, चौथा ये कोण अपन को पता नहीं है। तो लेकिन इस वाला जो बाह्य कोण इस तरह से जो कोण दिया जाता है, इसका मतलब ये कोण 90 होता है। और मैंने आपको बताया था कि सीधी सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 है, तो दोस्तों ये भी 90 ही होगा, क्योंकि पूरा योग कितना होगा 180 होगा। तो इस कोण को मैंने एक बार नाम दे दिया है y। अब देखो अपन क्या करेंगे, पहले y ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे सरल रेखा पर बने हुए सीधे कोणों का योग, सभी कोणों का योग बराबर 180, तो ये 90 है, तो y प्लस 90 बराबर क्या हो जाएगा 90। देखो इसको किस तरह से लिखेंगे, परीक्षा में एक लिखने का तरीका भी होता है, उससे भी नंबर मिलते हैं। सरल रेखा पर बने कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, अतः y प्लस 90 बराबर 180, यानी y प्लस 90 बराबर 180। तो y बराबर क्या आएगा 180 माइनस 90, क्योंकि ये इधर प्लस में है तो इधर आ गया तो माइनस में, तो y बराबर आ जाएगा 90। ये पूछा नहीं है लेकिन अपन को ज्ञात करना है। अब दोस्तों जब y बराबर 90 ये कोण आ गया है, तो अब इसका मान चारों का योग कितना है 360, तो इन तीनों को जोड़कर 360 में से घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का एक तरीका, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360, तो सबसे पहले x y 70 60, देखो x y 70 60, तो चारों का योग कर दिया, x प्लस वाई प्लस 70 प्लस 60 बराबर 360। अब अपन ने दोस्तों x का मान तो ज्ञात करना ही है, y बराबर 90 दे ही रखा है, 70 और 60 पहले दिया हुआ ही है, बराबर 360। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 220, तो x से प्लस 220 बराबर 360, तो x बराबर क्या आएगा 360, ये इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा 220, और x बराबर आ जाएगा 140, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो लगता है आपको समझ में आ गया होगा आराम से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रायिकता का, बहुत इजी प्रश्न आता है और थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। एक थैले में 4 लाल गेंदे, पहले समझना है बाद में लिखेंगे। 4 लाल गेंदे हैं तो 4 तो लाल गेंदे, और 2 पीली गेंदे हैं, 2 पीली गेंदे, टोटल गेंद कितनी होगी दोस्तों 6। कितनी हुई 6। अब देखो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता का आपको डायरेक्ट और सीधा उत्तर मिलता है। प्रायिकता बराबर क्या होती है, जो जिसकी भी पूछिए, तो बटे अंश और हर में लिखना है। तो हर में आपको टोटल परिणाम यानी टोटल उसके अंदर कितने हैं 6, बटे में लिख देना 6। अब किसकी पूछ रहा है, लाल की पूछ रहा है, तो लाल कितनी है 4, तो 4/6। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या आ गई 4/6। अगर इसकी जगह वो पीली दे देता तो कोई दिक्कत नहीं, पीली का मान कितना 2, तो आंसर आ जाता 2/6। तो यहाँ लाल का पूछा है तो अपन आंसर कितना आएगा 4/6। 4/6 को आप सरल भिन्न में 2 के पहाड़े से काट सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप 4/6 लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, वो भी आंसर सही ही है। फिर भी दोस्तों लिखने का एक तरीका देखते हैं। देखो लिखेंगे लाल गेंदे बराबर 4, पीली गेंदे बराबर 2, कुल परिणाम कितना है 4 + 2 6।
अब देखो लाल, अपन ने जहां सिर्फ लाल पूछा इसलिए लाल का ही लिखेंगे। लाल गेंद की प्रायिकता बराबर क्या है, लाल गेंदे बटे कुल परिणाम। अब लाल गेंदे कितनी है, 4, और कुल परिणाम कितना 6, तो 4/6, और इसको 2 के पहाड़े से काटा तो 2/3 इसका आंसर हो गया। तो प्रायिकता के क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा समझना होता है। समझने के बाद में आप कैसे भी प्रश्न हो वो सभी हल हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, छठा प्रश्न है, संख्या 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होगी। तो 12 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, समझो इसको, 12 का वर्ग यानी 12 गुणा 12 यानी 144, और 13 का वर्ग यानी क्या होता है दोस्तों, 13 गुणा 13, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169। आपको 1 से 20 संख्या के वर्ग याद होने चाहिए। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, इस तरह से 20 तक याद रहेंगे तो परीक्षा के अंदर बहुत इजी रहेगा। अब देखो दोस्तों, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, बीच में संख्या शुरू कहां से करना है, 145 से शुरू करना है। 145 का 46, 47, 48, 49, 50, इस तरह से जाके 168 तक जाना है। अब इस तो छोटी संख्या है तो अपन चलो हाँ अंगुलियों पे गिन भी लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या हो जाती है तो अपन गिन नहीं पाते, तो अपन क्या करते हैं, बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देते हैं, और जो संख्या आती है उसमें से एक और माइनस कर देते हैं, क्योंकि बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाएंगे तो उसमें से एक बड़ी वाली 159 जो 69 है वो मौजूद रहेगी, 169 मौजूद रहेगी, तो फिर वो तो गिननी नहीं है, उनके बीच की गिननी है, तो एक और माइनस करेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करते हैं, देखो 12 का वर्ग बराबर क्या होता है, 12 स्क्वायर बराबर 12 गुणा 12 144। 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का स्क्वायर 13 गुणा 13 बराबर 169। तो अंतर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाई तो 25। अब 25 में 169 शामिल है दोस्तों, तो इसमें से बीच की संख्या है 25 माइनस 1, यानी इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 24 आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। सवाल को डायरेक्ट देखना है, कुछ नहीं करना। ये क्या है दोस्तों, घनाभ है, घनाभ का माप दिया है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 5 गुणा 2 गुणा 5। अब दोस्तों घनमूल या अपन ज्ञात करते हैं तो अपन क्या करते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 का जोड़ा बनाने के लिए क्या कम पड़ रहा है, देखो 5 2 है तो गुणा के अंदर एक 5 और लगा देंगे, यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ लगा के समझा रहा हूँ। 2 1 है तो 2 कम पड़ रहे हैं, ये देखो 5 1 2 3 5 हो गए, और 2 1 2 3 2 हो गए। तो दोस्तों ये तो पहले से था, अपन ने लगाया क्या, ये तो ये कितना है 5 गुणा 2 गुणा 2, तो 5 को 2 से गुणा किया 10, और 10 को गुणा किया 2 से 20, तो ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी जिससे अपन घन बना सके। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस रिवर्स करके देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला देखो दोस्तों, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 5 2 5 अपन ने लिख दी। पूर्ण घन बनाने हेतु 5 गुणा 2 गुणा 2 की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके अंदर एक 5 कम पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहे हैं, आवश्यकता होगी। अतः देखो 5 गुणा 2 गुणा 5 मैंने ऐसा का लिख दिया, फिर आगे वाला लिख दिया, तो अतः अपन को आवश्यकता किसकी पड़ी, इसकी पड़ी, तो इसका गुणा करेंगे तो अपन कितना आएगा 20, तो 20 घनाभों की आवश्यकता होगी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपये में खरीदा और उसने रुपये 500 की मरम्मतें खर्च किए, तो उसके कितने में पड़ गया, 2500 में खरीदा था, 500 रुपये और खर्च कर दिए तो 3000 में पड़ गया, और रुपये 3300 में बेचा भी है, यानी उसके खरीदा 2500 का, 500 रुपये मरम्मत के लगाए तो 3000 हो गए, 3300 में बेच दिया, तो कितने रुपए फायदा हुआ, लाभ कितना हुआ, 300 रुपये। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब प्रतिशत में ज्ञात करना भी बता देता हूं, और आपको पहले लाभ तो आपको समझ में आ गया। अब देखो कैसे करते हैं, इसका आंसर सिस्टमेटिक लिखेंगे, पूरा लिखेंगे पहले। क्रय मूल्य बराबर 2500 रुपये, मरम्मत खर्च बराबर 500 रुपये, अतः कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2500 और 500 दो को जोड़कर 3000 रुपये इसका कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना दोस्तों 3300, अतः लाभ कितना है, लाभ क्या होगा, बेचा है उसमें से खरीदा है वो घटा देंगे, तो ये 2500 मत लेना, कुल लेना 3000, तो 3300 में से 3000 घटाया तो 300 रुपये लाभ इसका आ गया। अब अपन को करना है प्रतिशत आपको मैंने पहले भी बताया था, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो क्रय मूल्य पर ही लगती है। तो दोस्तों 300 रुपये का लाभ उसको कितना खर्च करने पर मिला, 3000 पर, तो लाभ प्रतिशत का क्या सूत्र होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत का भी देख लो, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यानी लाभ है तो ऊपर लाभ लिख दो, हानि है तो हानि लिख दो, नीचे क्रय मूल्य आगे 100, तो लाभ कितना है 300,
क्रम मूल्य कितना है 3000 गुणा 100। देखो 1 2 1 2 जीरो कट गई, ये जीरो कट गई, ये जीरो कट गई, तो ऊपर 30 और नीचे 3, 30 में से 3 का भाग देते हैं तो कितना आंसर आ जाता है 10। और प्रतिशत तो अपन ज्ञात ही कर रहे हैं, तो प्रतिशत इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अपन ने कर लिए इस मॉडल पेपर के 8 प्रश्न कर लिए हैं। अब दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए पार्ट 2 के अंदर बाकी के प्रश्न देख लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।